नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लूसेंट ऑब्जेक्टिव के कुछ सवालों को सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के सवालों को देखते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो देखा था हमने कि इंडिया में जो कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। 8 राज्य जो हैं वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें उड़ीसा दिया गया है, गुजरात दिया गया है, राजस्थान दिया गया है और पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो ये उड़ीसा जो स्टेट है वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूरब कर्म है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी है माही नदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर से कर्क रेखा गुजरती थी। प्राचीन काल में इसे शून्य मध्याह्न रेखा माना जाता था। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी रांची है। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो उन राज्यों की जो राजधानियां हैं उसमें से सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई राजधानी है तो वह है झारखंड की राजधानी रांची, और सबसे दूर अगर कोई राजधानी है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। उस 8 राज्यों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड में कर्क रेखा नेतरहाट और मांझी जैसे प्रमुख स्थानों से गुजरती है। स्वर्ण रेखा नदी कर्क रेखा को पार करने वाली झारखंड की महत्वपूर्ण नदी है। काके रांची में कर्क रेखा पर एक विशेष स्मारक चिन्ह भी बनाया गया। ठीक है, इसी झारखंड का जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक मैप का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम एक मैप निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैप है, इस मैप को ले लेते हैं। ये जो मैप है आपका, अगर इसके दिशा की बात की जाए तो भारत का ये उत्तर क्षेत्र है, ये जो है आपका दक्षिण क्षेत्र, ये पूरब क्षेत्र है और ये पश्चिम। अब हर दिशा में एक बिंदु होगा,
जो सबसे अंत बिंदु होगा, उत्तर में अगर कोई सबसे उत्तरी बिंदु होगा तो वह होगा लद्दाख के क्षेत्र में आपका। दक्षिण में बात किया जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कोई एक बिंदु होगा। इधर आप पूर्व की ओर बात करेंगे अगर तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा, और यहाँ अगर पश्चिम में बात करें तो गुजरात में एक बिंदु। बात अगर दक्षिण की जाए तो मुख्य भूमि की बात किया जाएगा तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। लेकिन पूरे साउथ को देखा जाए तो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणी बिंदु जो होता है वो मुख्य भूमि के भी दक्षिण में स्थित है। तो अंडमान निकोबार का सबसे जो दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु होता है उसका भी एक नाम दिया गया है। यानी पूरे दक्षिण का सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आप क्या बताइएगा, ग्रेट निकोबार में जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु होगा वो। लेकिन मुख्य भूमि का जब पूछेगा तो आप कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित इस बिंदु को बताइएगा। तो अब आइए इस सब का नाम थोड़ा सा मेंशन कर लिया जाए। यह जो आपका उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में स्थित है इसका नाम दिया गया है इंदिरा कॉल, और ये आपका पश्चिमी बिंदु जो है इसका नाम दिया गया है गुहार मोती। ठीक है। पूरब की ओर बात किया जाए तो पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश का बिंदु है उसका नाम दिया गया है किबिथु। किबिथु जो नाम दिया गया है वो पूर्वी बिंदु को नाम दिया गया। दक्षिण में दो बिंदु हो जाता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश का जो अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी भाग है जिसे ग्रेट निकोबार बोला जाता है उस बिंदु का नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और यह मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम दिया गया है केप केमोरिन। ठीक है। ये 5 बिंदु आपका हो गया। पूरब की ओर अगर देखेंगे तो किबिथु, पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल, मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु को केप केमोरिन, और दक्षिणी सबसे दक्षिणी बिंदु को जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए इन पांचों को आप ध्यान रखिएगा, इससे जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। आइए तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 28। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। यहाँ पे देखिए आप मुख्य भूमि का चर्चा किया हुआ है, दक्षिणी नोक की तो बात किया है लेकिन मुख्य भूमि का बात किया गया है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा केप केमोरिन जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कन्याकुमारी को केप केमोरिन के अलावा कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भारतीय प्रायद्वीप का वह बिंदु है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये तीनों जो सागर हैं एक स्थान पे मिलते हैं। यहाँ का विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर्यटन और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मुख्य भूमि के इस बिंदु से श्रीलंका की न्यूनतम दूरी
18 मील है। आइए इसके आगे सवाल को देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ, फिर से देख रहे हैं, सबसे ज्यादा दूरस्थ। अब यहाँ पे केप केमोरिन ना होकर इंदिरा पॉइंट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, जो कि अंडमान निकोबार के, ग्रेट निकोबार के दक्षिणी कोण के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है। ठीक है। इसका नाम 1980 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था। यह बिंदु सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया देश का भाग है, सबसे नजदीक स्थित भारतीय क्षेत्र है। यहाँ भारत का एक महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ भी है। यह बिंदु 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो मुख्य भूमि से लगभग 2 डिग्री नीचे है। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट पर है और ये है 6 डिग्री 45 मिनट। आगे देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में पूछ रहा है कि उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीनों नाम इंदिरा पॉइंट का है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इंदिरा पॉइंट के अन्य सभी नाम हैं, यानी कि बहुत सारे नामों से उस बिंदु को जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट नाम ब्रिटिश काल के दौरान आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश काल में पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता था। लाहीचिंग नाम चीनी यात्रियों और प्राचीन समुद्री मानचित्रों के संदर्भ में प्रसिद्ध है। और पार्सन पॉइंट का नामकरण एक ब्रिटिश नाविक के नाम पर होने का अनुमान लगाया जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद, वहां पे यात्रा की थी इंदिरा गांधी, आधिकारिक तौर पर इंदिरा पॉइंट नाम से इसे जाना जाने लगा। यह बिंदु 2004 की सुनामी में आंशिक रूप से जलमग्न हो गया था, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति में बदलाव आया है। 2004 में जो सुनामी आया था इंडोनेशिया के क्षेत्र में, उसमें ये जलमग्न हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। उससे जब आप उत्तर की ओर बढ़िएगा तो सबसे पहले मुख्य भूमि मिलेगा या अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार मिलेगा। तो हमें पता है कि सबसे दक्षिणी भाग जो है वो ग्रेट निकोबार है, जिसका बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, वही सबसे पहले मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब आप लगा सकते हैं इंदिरा पॉइंट, ना कि केप केमोरिन। केप केमोरिन दक्षिणी भाग बिंदु तो है, लेकिन मुख्य भूमि का है। यहाँ पे सबसे दक्षिणी भाग पूछ रहा है, यानी भूमध्य रेखा से सबसे पहले कौन मिलेगा? तो इंदिरा पॉइंट ही मिलेगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की जलवायु पूरी तरह से विषुवतीय है, जहाँ साल भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। इस क्षेत्र में सदाबहार वर्षा वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार का दक्षिणी हिस्सा जो है
जैव विविधता के मामले में दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट में से एक है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जैव जीवन मिलेगा, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत प्रकार के जीव जंतु भी मिलेंगे। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछा है, तो इसमें तो नो कंफ्यूजन, इंदिरा कौल। अभी हमने बताया आपको कि उत्तरी जो पॉइंट है उसको इंदिरा कौल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इंदिरा कौल सियाचिन ग्लेशियर के करीब काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय का भाग है इंदिरा कौल, यह वह स्थान है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं पास में है। इसका नामकरण लक्ष्मी इंदिरा देवी के नाम पर बुल्क वर्कमैन ने 1912 में किया था। यहाँ का तापमान साल भर शून्य से काफी नीचे रहता है और यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ बहुत ही ठंडा पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र है ये, हिमालय के ट्रांस हिमालय का भाग। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि अंडमान निकोबार का ये भाग है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में अंडमान निकोबार, लेकिन अगर ये भी दे दे ऑप्शन में कि ग्रेट निकोबार, तो आपको वो आंसर करना होगा। अंडमान निकोबार का ही एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। आइए इसका कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप भी कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। उत्तरी जो द्वीप है वो कार निकोबार और दक्षिणी जो द्वीप है उसको ग्रेट निकोबार। महान निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है जहां इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। इस द्वीप पर गैलासिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रहने वाले सोमपेन नाम की जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। यह जनजाति भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती है। सोमपेन जनजाति अगर आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र में रहती है, तो आप बताइएगा कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। आइए देखते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ठीक है, रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु का ही भाग है, लेकिन ये मुख्य भूमि में ना होके ये एक द्वीप के रूप में है, यानी ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है रामेश्वरम। आइए मैप पर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं इसको। ये देख रहे हैं साउथ इंडिया का मैप दिया हुआ है। यहाँ आप रामेश्वरम को देख रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये मुख्य भूमि से अलग है, यानी एक द्वीप के रूप में। तो इसे अलग कौन करता है? यानी इसके बीच से एक स्ट्रेट यानी जल गुजरा हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है आपका पंबन चैनल उसको बोला जाता है। तो ठीक है, पंबन चैनल से तमिलनाडु और कन्याकुमारी अलग हो जाते हैं मुख्य भूमि से। तो पंबन चैनल जो है
उसका सही आंसर आपका होगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल मुख्य भूमि से रामेश्वरम को अलग कर देता है। आइए आगे देखते हैं। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल 1914 में यही खोला गया था। धनुषकोडी इस द्वीप का अंतिम सिरा है, दक्षिणी सिरा है, जिसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। पंबन चैनल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत आता है। यह चैनल मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी और पाक की जल संधि को जोड़ता है पंबन चैनल। आगे देखते हैं एडम्स ब्रिज, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये एडम्स ब्रिज जो है इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भगवान राम श्रीलंका के लिए जा रहे थे तो नल नील नामक दो बंदरों ने जो पुल बनवाया था उसी को ये एडम्स ब्रिज या राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही होगा। भारत और श्रीलंका के मध्य में ये राम सेतु या एडम्स ब्रिज स्थित है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह पुल भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैमन्नार द्वीप के बीच स्थित है। भूगर्भीय प्रमाणों के अनुसार यह 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने योग्य था। ठीक है, श्रीलंका अगर आपको जाना है तो इस रास्ते से आप तमिलनाडु से होते हुए श्रीलंका पैदल 15वीं शताब्दी तक जा सकते थे, ऐसा भूगर्भीय प्रमाणों से पता चला है। नासा के उपग्रह चित्रों ने इस संरचना की प्राचीन मौजूदगी की पुष्टि की है। इसे नल नील सेतु के नाम से भी पौराणिक कथाओं के में जाना जाता है। इस क्षेत्र को समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग, तीन चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। एक होता है 8 डिग्री चैनल, एक होता है 9 डिग्री चैनल और एक होता है 10 डिग्री चैनल। ये तीन चैनलों के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो ये है हमारा लक्षद्वीप और एक देश है मालदीव। लक्षद्वीप से सटा हुआ एक जो देश है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले, इसके बीच से गुजरती है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अक्षांश कहिए, 8 डिग्री चैनल कहिए, वही जो है गुजरती है किसके किसके बीच? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। दूसरा है 9 डिग्री चैनल, ये गुजरती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच से 9 डिग्री चैनल गुजरती है। ये मिनिकॉय क्या है? ये लक्षद्वीप का ही भाग है। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, 36 द्वीपों से मिलकर
लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो उसी का एक द्वीप का नाम मिनिकॉय है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से जो गुजरी हुई रेखा है वो 9 डिग्री अक्षांश है। और 10 डिग्री की अगर बात करेगा तो ये आपका है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच से जो रेखा गुजरी है वो है 10 डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्रियों में तीनों से प्रश्न पूछता है। 8 डिग्री लक्षद्वीप और मालदीव के बीच से गुजरता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय से गुजरता है। और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार से गुजरता है। यहाँ पे जो सवाल है पूछ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कौन सी रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 और 9 की भी अगर बात करें तो आप याद कर लीजिए, लक्षद्वीप मालदीव से 8 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय से 9 डिग्री। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। यह लिटिल अंडमान यानी कि अंडमान का सबसे जो दक्षिणी द्वीप है उसको लिटिल अंडमान बोला जाता है। और कार निकोबार, निकोबार में सबसे उत्तरी जो अगर द्वीप है उसे कार निकोबार बोला जाता है। तो दोनों के बीच से ये रेखा गुजरी हुई है, यही अंडमान और निकोबार के बीच में से गुजरी रेखा को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। व्यापारिक जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। इस अक्षांश रेखा पर अंडमान और निकोबार के द्वीपों की जलवायु में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डंकन पास। डंकन पास के बारे में चर्चा किया है। ये तो डिग्री की बात हुई। डंकन पास भी एक किसी तरह का चैनल है जहां से जल राशि गुजरी हुई है। दो भूमियों के बीच से अगर कोई जल गुजरेगा तो उसको पास बोला जाता है। तो ये किसके किसके बीच से गुजरी है, तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसे जो अंडमान, ये आपका देखिए इस तरह से, अगर ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान अगर ये है तो इसका नाम है मध्य अंडमान। इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। और ये जो सबसे दक्षिण की ओर है इसको कहते हैं छोटा अंडमान। ये अंडमान के मुख्य 4 द्वीपों को मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे उत्तर की ओर जो है वो उत्तरी अंडमान, ये जो बीच में है वो मध्य अंडमान, ये जो साउथ में है दक्षिणी अंडमान, और सबसे साउथ में जो है वो छोटा अंडमान। और इसके बाद से निकोबार द्वीप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां से जो रेखा गुजरी है उसको तो हम 10 डिग्री कहते हैं, लेकिन यहां से जो एक जल राशि गुजरी है उसको ही हम लोग डंकन पास बोलते हैं। ठीक है, 10 डिग्री जो गुजरा है वो अंडमान निकोबार से को डिवाइड करता है, और डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य से गुजरता है। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि डंकन पास किसके बीच से गुजरी है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल के बारे में मैंने बताया, 9 डिग्री को भी हमने बताया, 10 डिग्री और एक डंकन पास
जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच से गुजरा हुआ है। इसको, इन चारों को आप ध्यान रखिए। आइए देखते हैं डंकन पास ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का मुख्य जलमार्ग है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर है। यहाँ से गुजरने वाली जहाजों को चट्टानी संरचनाओं के कारण सावधानी बरतनी पड़ती। यह रटलैंड द्वीप के दक्षिण में स्थित है। रणनीतिक रूप से भारतीय नौसेना के लिए यह पास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, डंकन पास की चर्चा हो रही है, जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य से गुजरी है। दीव एक द्वीप है, ठीक है। द्वीप जो है वह कहां पर है ये पूछ रहा है। तो आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुजरात का मैप दिया गया है। ये गुजरात है। गुजरात में ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे कच्छ बोला जाता है। ठीक है, ये जो आप समुद्री हिस्सा देख रहे हैं, इसी को कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। ये वाला हिस्सा जो ऊपरी गुजरात का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वो कच्छ है। ये जो समुद्र का हिस्सा आपको जो अंदर तक गया है, इसको कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। और ये जो सबसे मेन लैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी को गुजरात का आप देख रहे होंगे, इसी को सौराष्ट्र बोला जाता है। ये क्षेत्र जो है गुजरात का सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अब इस सागर को, ये जो समुद्र अंदर की ओर गया है, इसी को खंभात की खाड़ी कहा जाता है। खंभात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। ऊपर वाला जो है वो कच्छ की खाड़ी, नीचे वाला है खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो ये द्वीप जो है इस सौराष्ट्र के एक पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे स्थित है, जो कि मुख्य भूमि से के नीचे है, द्वीप के रूप में स्थित है। यहाँ पे आपको दमन मिल जाएगा इस बिंदु पर, और यहाँ पे दादर एवं नागर हवेली मुख्य क्षेत्र में, गुजरात के मुख्य क्षेत्र में दादर एवं नागर हवेली मिल जाएगा। यानी कि दीव इस तरफ, दमन इस तरफ, और मुख्य क्षेत्र में दादर और नागर हवेली, इन्हीं चारों को मिला के 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, दादर नागर हवेली दमन दीव अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जिसकी राजधानी दमन है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा था कि द्वीप जो एक द्वीप है किसके नजदीक स्थित है, तो अब आप मैप के अनुसार मैंने बताया, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये गुजरात के तट पर स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था द्वीप जो है एक द्वीप है किसके तट पर। तो अभी मैंने बताया कि गुजरात के तट पे जो आपका सौराष्ट्र है उस क्षेत्र में यह स्थित है। तो गुजरात के तट पे द्वीप स्थित है। द्वीप 1961 तक गुजरात पुर्तगाली उपनिवेश था।
पुर्तगाल का इस क्षेत्र पर उपनिवेश था। ऑपरेशन विजय के माध्यम से इसे मुक्त कराया गया। यहाँ का द्वीप किला यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल होने योग्य ऐतिहासिक स्थल है। द्वीप की सीमा केवल गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले से लगती। यह खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, खंभात की खाड़ी नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। यह खंभात की खाड़ी के मुहाने पे स्थित है। द्वीप भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो दिन के समय में 100% सौर ऊर्जा से चलता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके दिन में वहां बिजली का पूरा सिस्टम चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी बोले, पाक की खाड़ी या पाक जल संधि, ये तीनों भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री के बारे में भी मैंने बताया। 10 डिग्री के 8 डिग्री जो चैनल है वो मैंने क्या बताया था? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच से गुजरा है 8 डिग्री। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरा है। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पे रखा गया था। पहले जब अंग्रेज का प्रेसिडेंसी अलग अलग था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां थी। उसका जो गवर्नर था रॉबर्ट पाल्क, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यह जल संधि उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक की खाड़ी से जोड़ती है। इसकी औसत गहराई काफी कम है, जिससे बड़े जहाज यहां से नहीं गुजर पाते। इसकी गहराई बहुत ही कम है। सेतु समुद्रम परियोजना इसी क्षेत्र में जहाजों के लिए मार्ग बनाने से संबंधित है। ठीक है, जहाज नहीं गुजर पा रहे थे तो सेतु समुद्रम नाम की एक योजना चलाई गई, जिससे जहाज के लिए मार्ग बनाना। यहाँ दुनिया की सबसे दुर्लभ समुद्री समुद्री गाय डुगोंग पाई जाती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में डुगोंग नाम की समुद्री गाय पाई जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? हमने पिछले क्लास में शायद पढ़ा था कि 7 ऐसे स्टेट हैं, 7 ऐसे देश हैं जिनसे हमारे देश की सीमाएं लगी हुई हैं। उसमें से बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जिससे हमारा बॉर्डर शेयर होता है। और सबसे लंबा बॉर्डर अगर किसी देश का शेयर होता है तो वही बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश का बॉर्डर जो है हमारे देश के साथ सबसे लंबा शेयर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कितने राज्यों के साथ लगा हुआ बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। बांग्लादेश हमारे 5 राज्यों से लगा हुआ देश है। तो कौन कौन से राज्य है ये भी थोड़ा सा जानना चाहिए। तो आइए थोड़ा मैप से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है बांग्लादेश। ये जो है आपका बांग्लादेश है।
ठीक है, ये जो एरिया है आपका ये है बांग्लादेश। अब आप सबसे पहले देखिए कि पश्चिम की ओर से लगने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम की साइड से। अगर उत्तर की साइड से बात किया जाए तो यहाँ पे आपका मेघालय दिखाई दे रहा होगा। मेघालय राज्य जो है उससे भी सीमा लग रहा है बांग्लादेश का। यहाँ पे आप आइएगा तो असम से भी, असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से जो दो जगह पे बॉर्डर लगाता है। एक तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और एक यहाँ पे, दो स्थान पर असम के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। तो असम भी बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य है। तीन ये हो गए, और यहाँ पे जो त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये दो राज्य हो गए। कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं दोनों पूर्वोत्तर राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है, आपको पता होगा। मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और बांग्लादेश के साथ भी त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। यही 5 राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। तो सवाल का सही जवाब क्या था? क्या सवाल था? सवाल आपका था कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5। जैसा कि मैंने बताया 5 राज्य कौन कौन से हैं उसे आप मेंशन रखिएगा, याद रखिएगा। आइए यहाँ देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। दुनिया की भी 5वीं सबसे, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। विश्व की बात किया जा रहा है तो बांग्लादेश और भारत के साथ ये 5वीं सबसे लंबी सीमा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। असम बांग्लादेश के साथ 2 अलग अलग जगहों पर सीमा बनाता है। ठीक है, भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर हॉट व्यापार के प्रमुख केंद्र है। इस सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसमें आपको कुछ जानकारी जानने जैसी है। आगे देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ जो रेखा है, ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एक अंग्रेज अधिकारी को हायर किया गया था कि दोनों देशों के बीच में सीमा बनाइए। उसी अधिकारी का नाम था रेड क्लिफ। तो उसने जो रेखा बनाया भारत और पाकिस्तान के सीमांकन के लिए, उस रेखा का नाम ही रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा। भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये पाकिस्तान से आपको अलग करती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आइए इस को और देखते हैं। यह रेखा पंजाब और बंगाल के प्रांतों को विभाजित करने के लिए खींची गई थी। जैसा कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके 2 क्षेत्र थे, एक था पूर्वी और एक था पश्चिमी। पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 पाकिस्तान थे, जो कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, जिसका एक नाम बांग्लादेश हुआ। तो उस समय जब बना होगा तो रेड क्लिफ ने इधर भी सीमांकन किया होगा, तो इस क्षेत्र को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता होगा। तो इस रेखा के कारण रावी और सतलज जैसी नदियों का जल बंटवारा विवाद का विषय बना। यह पश्चिम की तरह की बात कर रहा है, सतलज और
रावी नदी के बारे में। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर विवादित क्षेत्रों सहित है। ठीक है। बाघा अटारी बॉर्डर इसी रेखा पर स्थित सबसे प्रसिद्ध सैन्य चौकी है। बाघा अटारी बॉर्डर के बारे में आप लोग जानते होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? पूर्व की ओर से बात कर रहा है। पूर्व की ओर दो ही देश ऐसे हैं जो हमारी सीमा से लगे हुए हैं। वो देश है एक तो बांग्लादेश और एक म्यांमार। तो सुदूर पूर्व की जब बात करेगा ना तो वो हो जाएगा आपका म्यांमार, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो बीच का हिस्सा है। उसके पूर्व के साइड में भी त्रिपुरा, मिजोरम, जैसा कि मैप में आपको हमने दिखाया भी कि बांग्लादेश के पूरब में त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य हैं। लेकिन ये जो म्यांमार है ये सबसे पूरब में है। इसके बाद भारत की कोई स्टेट की सीमा नहीं है। तो यहाँ पे सुदूर पूर्व की बात कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर म्यांमार हो जाएगा। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत श्रेणी प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, एक अराकान योमा नाम की पर्वत है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है म्यांमार और भारत के बीच। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था हाल ही में चर्चा में रही। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य 4 राज्यों से इनकी सीमा भी लगती है। कौन कौन? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जैसा कि मैंने अभी देखा, हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार देश से 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत का कलदान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ता है। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा का हिस्सा है। पटकाई बूम जो हिस्सा है वो पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच का जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 1914 में इसका सीमांकन किया गया था। तो ये मैकमोहन रेखा के नाम से, भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा मुख्य रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच स्थित है। यह इस रेखा के अवैध मानता है। इस रेखा को जो मैकमोहन रेखा खींचा गया था 1914 में, उसे चीन अवैध मानता है और इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अलग विवादित रखता है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र में जो चीन के साथ सीमा लगता है उसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से जो चीन और भारत का बॉर्डर लगता है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 1962 के युद्ध का मुख्य केंद्र यही सीमा क्षेत्र था। भारत और चाइना के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था वो इसी क्षेत्र, इसी विवाद के कारण हुआ था, क्योंकि चीन इस लाइन को अवैध मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? यानी कि भारत की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो यहाँ पाकिस्तान के साथ तो लगता है, बांग्लादेश के साथ तो सबसे लंबा लगता है, भूटान के साथ भी लगता है, ये श्रीलंका जो है
इसके साथ स्थलीय सीमा नहीं लगता है, जलीय सीमा श्रीलंका के साथ भी लगता है, लेकिन स्थलीय सीमा नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक प्रमुख समुद्री विवाद का केंद्र रहा है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप को लेकर विवाद रहा है, कच्चा द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण 1974 और 76 के समझौते द्वारा हुआ था। श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप की दूरी भारत से सबसे कम है। दोनों देशों के बीच मैरीटाइम बाउंड्री लाइन मछुआरों के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। श्रीलंका भारत का सागर विजन के तहत सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा है। ठीक है, उपमहाद्वीप वो विशाल भूखंड है जो शेष एशिया से हिमालय द्वारा स्पष्ट रूप से अलग है। इसमें उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व पश्चिम में पहाड़िया रेगिस्तान। सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से ये दुनिया के सबसे विविध क्षेत्रों में एक है। मालदीव और श्रीलंका इसके समुद्री पड़ोसी अंग हैं, लेकिन स्थलीय जुड़ाव नहीं है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका का हमारा जलीय सीमा से सटा हुआ देश है, लेकिन स्थल से इन दोनों देशों का सीमा नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तट की बात करने लगा। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है गुजरात, जैसा कि हम लोग पढ़े थे शायद पिछले क्लास में। और सबसे छोटा शायद मैंने बताया होगा, गोवा जो राज्य है सबसे छोटा सीमा साझा करता है समुद्र के साथ। सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की सबसे लंबा तटवर्ती राज्य अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश की बात हो। इस क्वेश्चन का आंसर गोवा हो जाए। गोवा की तट रेखा पर प्रसिद्ध कोकण तट का हिस्सा स्थित है। यहाँ जुआरी और मांडवी नदियां समुद्र में गिरती हैं, जो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्मगांव गोवा का एकमात्र बड़ा बंदरगाह है। तट रेखा छोटी होने के बावजूद गोवा प्रति वर्ग किलोमीटर पर्यटन घनत्व सबसे अधिक है। गोवा के समुद्र तट अपने सफेद रेत और पुर्तगाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत समय तक पुर्तगाल का उपनिवेश रहा था गोवा, दमन दीव आदि, तो इसलिए पुर्तगाली वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका तो चर्चा हम लोग किए हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी है। तो पूछ रहा है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, तो बस भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है वो सबसे लंबी है। इस सीमा का लगभग 60% हिस्सा बड़ा से सुरक्षित किया जा चुका है, फेंसिंग किया जा चुका है, तार से घेरा गया है जी भारत और बांग्लादेश की सीमा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत द्वारा बांग्लादेश को लीज पर दिया गया एक विवादित भूखंड है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारत बांग्लादेश भूमि में समझौता हुआ, संबंधित था। भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को जो भौगोलिक दृष्टि से ऐसा लगता था कि ये
बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा था भारत का, और भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जो भौगोलिक दृष्टि से लगते थे कि ये तो भारत का हिस्सा है, लेकिन बाद में इस समझौते के तहत उन क्षेत्रों को आदान प्रदान किया गया, जिससे भौगोलिक स्थिति स्थिर रहे। तो यही संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। इस सीमा का पर सुंदरवन डेल्टा का दलदली इलाका सीमांकन को कठिन बनाता है। सुंदरवन डेल्टा जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है, दलदली भूमि है, इसलिए सीमांकन करना वहां पे बहुत कठिन काम है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस रेल सेवा इसी सीमा को पार करती है। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेन भी चलता है, जिसका नाम मैत्री और बंधन है एक्सप्रेस। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का किस देश के साथ है? तो सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ बनता है। 7 देशों का बनता है ना ये सीमांकन, सबसे बड़ा बांग्लादेश और सबसे छोटा अफगानिस्तान। पिछले वीडियो में इसका चर्चा हुआ होगा। यह सीमा लद्दाख के वाखान कॉरिडोर के पास स्थित है। वर्तमान में यह पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। 1893 में खींची गई डुरंड रेखा ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को अलग किया था। ये जो डुरंड रेखा खींचा गया था वह 1893 में खींचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उन्हें भौतिक क्षेत्रों में अगर बांटा जाए तो कितने क्षेत्रों में बांटा जाएगा? मेनली तो 6 भागों में बांटा गया है भारतीय क्षेत्रों को, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या दिया है। उत्तरी पर्व हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार राजस्थान का मैदान। हिमालय क्षेत्र, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार राजस्थान, ये नहीं होगा। पर्वतीय हिमानी नहीं होगा। दक्षिण पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश, ये भी नहीं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय, हाँ ये प्रायद्वीपीय शामिल होना जरूरी है। ये 4 प्रमुख, वैसे तो 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित हुआ है भारत, लेकिन यहाँ 4 कौन कौन से दिए हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय एवं सागर तटीय, 4 ये हो गए। और 2 अगर और देखिएगा तो राजस्थान वाला, जो राजस्थान का जो थार वाला एरिया है, थार मरुस्थल, उसको एक हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। और एक जो और हिस्सा है उसे द्वीपीय कहा जाता है, जो यहाँ पे दिया भी है, द्वीपीय प्रदेश। तो ये 2, इस 4 के अलावा 2 और कौन? थार वाला क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको कहेंगे, और एक द्वीपीय क्षेत्र। और बाकी ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय एवं सागर तटीय, मरुस्थलीय और द्वीपीय क्षेत्र, ये 6 तरह के भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे 4 ही ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत के मुख्य रूप से 6 भौतिक विभाजन में बांटा जाता है, मरुस्थल और द्वीपों को जोड़कर, ठीक है। अभी मैंने इसका चर्चा किया था, 4 वहां ऑप्शन में था, तो इसका
उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का घर है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधनों, लोहा, कोयला का भंडार है। तटीय मैदानों को कोकण, कन्नड़, मालाबार, पश्चिम की ओर कोरामंडल, उत्तरी सरकार, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में पश्चिम में पड़ता है। अरावली के ठीक पीछे के क्षेत्र में पश्चिम की ओर ये पड़ता है, वहां बहुत ही कम बारिश होती है, जिसके कारण से थार मरुस्थल का निर्माण हो गया। आइए देखते हैं अगला। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो मैप है, उसमें अगर आप देखिएगा तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे पुराना भाग है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय वाला भाग होता है ना, वो सबसे पुराना भाग माना गया है, क्योंकि यही भाग आके यूरासियाई प्लेट से, जब ये इंडियन प्लेट का हिस्सा था और ये यूरासियाई प्लेट से जब टकराया, तो ये तो चूंकि पहले से इसका निर्माण था, जब ये यूरेशिया प्लेट से टकराता है तो हिमालयी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये तो बाद में इसका निर्माण हुआ, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का, लेकिन ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र तो पहले से मौजूद था। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। यह पठार प्राचीन आर्कियन चट्टानों से बना है, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है। इसकी आकृति एक उल्टे त्रिभुज के समान है, जिसका आधार उत्तर में है। यहाँ की नदियां नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि पठार का ढलान जो है पूर्व की दिशा में। काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ भी कहते हैं, का निर्माण इसी क्षेत्र के ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह विभाग भूकंप की दृष्टि से भारत का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में भूकंप की संभावना बहुत ही कम होती है। भूकंप ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा आता है जहां पे पर्वतीय क्षेत्र हो। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो ये जो था आज इस वीडियो में ये जो था आखिरी क्वेश्चन आपका यही था, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे हमने आज 50 क्वेश्चन, 25 पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि ये वीडियो जो बन रहा है आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।